हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर चल रहा है बाय दी वाई एस ग्रेड अप के कंटेंट से जो बना रहे हैं ना, उसमें हम एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे हम आज देखेंगे। शुरुआत हम करेंगे त्रिशूल और गरुड़ से। ठीक है, वीडियो इम्पोर्टेंट होगी, हम बार बार बोल रहे हैं कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान से देखेंगे और पीडीएफ दे देंगे, वो आप पढ़ लेंगे, तो आपका जो पेपर में कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं फिर। ठीक है, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं यूपी पीसीएस, यूपीएससी भी, यूपीएससी में फिलहाल यूपी पीसीएस, आरओ जो एग्ज़ाम्स हैं ना, उसमें करंट अफेयर जो भी आए वो इसी पीडीएफ से मिले हैं। ठीक है, हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए इसको अंत तक ज़रूर देखा करें आप लोग, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन देखकर फ़ायदा ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब की चिंता नहीं है, बस आपको बेनिफिट होना चाहिए उसमें, है ना। तो चलिए शुरू करेंगे। हम आज का करंट अफेयर देखेंगे। दो लंबी दूरी की मालगाड़ियाँ हैं दोनों लंबी दूरी की, त्रिशूल और गरुड़। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर, याद रखना, दक्षिण मध्य रेलवे पर ऐसा हुआ है। मालगाड़ी की समान संरचना से 2 गुनी या कई गुनी बड़ी लंबी दूरी की यह रेल महत्वपूर्ण सेक्शनों में क्षमता की कमी की समस्या का एक बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करेगी। ठीक है, त्रिशूल क्या भाई? त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दूरी की रेल है जिसमें 3 मालगाड़ियाँ मतलब 177 वैगन होंगे। यह रेल जो है विजयवाड़ा मंडल के कोंडापल्ली स्टेशन, नाम याद रखना, से पूर्वी तट रेलवे के खुर्दा मंडल के लिए रवाना हुई थी। अक्टूबर में ही हुई थी। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे ने इसके बाद गुंतकल डिवीजन के रायचूर से सिकंदराबाद डिवीजन के मनुगुरु तक एक और रेल रवाना किया, नाम रखा उसका गरुड़। ठीक है, तो त्रिशूल कहाँ से कहाँ तक और गरुड़ कहाँ से कहाँ तक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसके बारे में देख लेते क्या भाई। ये अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ होगा जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक आवाज़ बनने की आकांक्षा रखता है। ठीक है, संबंधित नीतियों की हिमायत करेगा। इम्पोर्टेंट देख लें, संस्थापक सदस्यों में L&T, नेल्को, टाटा ग्रुप, वनवेव, भारतीय एयरटेल, मैप माई इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये सब इसमें संस्थापक सदस्य हैं। अन्य प्रमुख के रूप में देखें, सदस्यों में गोदरेज हैं, ह्यूजेस इंडिया, अजिस्ता BST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, बेल है, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैक्सार इंडिया इसमें शामिल है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट जो सेवानिवृत्त हुए हैं, इनको इसका महानिदेशक बनाया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट को। ठीक है भाई, ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय समूह समर्थित वन वेव ने 2022 से भारत में अपना उपग्रह लॉन्च करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। किसने किया, नाम याद रखना, कौन सी कंपनी ने किया है। ठीक है, पीएम मित्र पार्क, ये क्या भाई? ठीक है, पीएम मित्र पार्क, केंद्र सरकार ने 5 वर्ष की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपये कुल परिव्यय के साथ 7 व्यापक एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पीएम मित्र पार्क की स्थापना को स्वीकृति दी है। क्या है ये?
एक विशेष प्रयोजन वाहन के जरिए विकसित किया जाएगा। स्वामित्व इसका सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में होगा, राज्य और भारत सरकार के पास। ठीक है। इसके विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड स्थलों पर स्थापित किया जाएगा। पीएम मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5F विजन, क्या, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन से प्रेरित है। वित्त पोषण देख लें भाई। समान बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सभी ग्रीनफील्ड पीएम मित्र को अधिकतम विकास पूंजी सहायता 500 करोड़ रुपया। ब्राउन फील्ड के लिए कितना है? 200 करोड़। ग्रीन फील्ड के लिए 500, ब्राउन फील्ड के लिए 200 है। ठीक है। इसके अलावा इसमें कपड़ा निर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के लिए पीएम मित्र पार्क को प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता के रूप में 300 करोड़ रुपया भी दिया जाएगा। एयर एशिया इंडिया ने यात्रियों के साथ टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला पहला एयर बस ऑपरेटर होने का दावा किया है। क्या नाम है? एयर एशिया इंडिया ने यात्रियों के साथ टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला पहला एयरबेस ऑपरेटर। ठीक है। तो प्रमुख बिंदु के रूप में देख लो भाई, टैक्सी बोट हवाई अड्डों पर विमान ईंधनों के उपयोग, उत्सर्जन और शोर के स्तर को कम करता है। विदेशी वस्तु और जेट विस्फोट से होने वाले नुकसानों के जोखिम को कम करता है। ना याद रखना, स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी में पूछा जाता है खास करके। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। जीएमआर द्वारा संचालित दिल्ली हवाई अड्डा 2019 में टैक्सी बोट संचालन शुरू करने वाला दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का भाई पहला विमानन केंद्र था। एयर एशिया इंडिया ने भारत में टैक्सी बोट के अनन्य ऑपरेटर KSU एविएशन के साथ भागीदारी की है। किसके साथ भागीदारी की है और ये टैक्सी बोट को करता क्या है? ठीक है, ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए आपको। ठीक है। टाटा सन्स समूह ने एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीती है। किसने जीती? टाटा सन्स समूह ने। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते क्या भाई। तो टाटा सन्स समूह ने एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीती भाई। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगी थी। JRD टाटा ने 1932 में भारत की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन टाटा एयरलाइन की स्थापना की थी। 46 में इसे एयर इंडिया नाम दिया गया। 53 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ है, याद रखना इसे। भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे JRD टाटा जिन्हें पायलट का लाइसेंस मिला था, पहले व्यक्ति। ठीक है, बीपीएससी में हो सकता पूछा जाए। लखनऊ में आज़ादी 7875 नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन सह एक्सपो हुआ है। कहाँ हुआ? लखनऊ में भैया, याद रखना इसको। इसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने डिजिटल रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बनाए गए घरों की चाबी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को सौंपी है। यूपी स्पेशल है ना, यूपी PCS मेंस में तो काम आएगा। ठीक है। उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन अमृत के तहत उत्तर प्रदेश के 75 शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी किया। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद समेत 7 शहरों के लिए फेम सेकंड के तहत 75 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। उन्होंने आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के विभिन्न प्रमुख मिशनों के तहत क्रियान्वित 75 परियोजनाओं के ब्यौरे वाली एक कॉफ़ी टेबल बुक जारी की है। सम्मेलन सह एक्सपो क्या होता भाई? यह आवास शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 5 से 7 अक्टूबर 2021 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। एक्सपो की थीम रही शहरी परिदृश्य में बदलाव और यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हुए उल्लेखनीय परिवर्तनों पर आधारित है भाई। ठीक। ICMR का ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल क्या है ये? इसके बारे में देख। तो ICMR का ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल क्या नाम है? iDrone है भाई। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया ने ICMR ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट iDrone का शुभारंभ किया है। यह पहली बार है कि दक्षिण एशिया में कोविड-19 वैक्सीन के परिवहन के लिए मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग किया गया है। ठीक है। iDrone क्या है भाई? मानव रहित हवाई वाहनों ड्रोन को दूर दराज के इलाकों में तैनात करके मुश्किल इलाकों तक पहुंचने के लिए चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। ICMR
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने टीकों को सुरक्षित रूप से ले जाने हस्तांतरित करने की खातिर ड्रोन की क्षमता का परीक्षण करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, याद रखना, कानपुर के सहयोग से प्रारंभिक अध्ययन भी किया। IIT कानपुर के, ठीक है। ड्रोन का उपयोग करने वाली परियोजना क्या, अन्य परियोजनाएं कौन सी हैं? कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान को ड्रोन तैनात करने की अनुमति दी गई है। और तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की है, ठीक है। जल जीवन मिशन ऐप, राष्ट्रीय जल जीवन कोष के बारे में देखते हैं। इसके बारे में देख ले भाई, जल जीवन मिशन के बारे में। तो जल जीवन मिशन ऐप को हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं की अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय जल जीवन क्या है, कोष के बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रीय जल जीवन कोष में कोई भी व्यक्ति, संस्था, निगम, परोपकारी, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, हर ग्रामीण घर, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रम, शाला और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नल से जल पहुंचाने में मदद करने के लिए योगदान दे सकता है। जल जीवन मिशन के बारे में देखें तो इसका उद्देश्य है 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप्ड पानी उपलब्ध कराना है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत यह 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। नोट के रूप में याद रखना भाई कि 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से 5 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है अभी तक। आज देश के लगभग 80 जिलों के करीब 1.25 लाख गाँव के हर घर में नल से जल पहुँच रहा है। आकांक्षी जिलों में नल के पानी के कनेक्शन की संख्या 31 लाख से बढ़कर 1.16 करोड़ हो चुकी है, ठीक है। आगे देखते हैं वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल क्या है भाई कि केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया इसे, पहली चीज, ठीक है, ये याद रखना भाई। फिर इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अगर देखेंगे तो हम इसमें प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? पोर्टल में भारत के वेटलैंड से संबंधित सभी जानकारी होगी, नॉर्मल सी बात है, ये सबको पता होगी, है ना, ठीक है। इसके आगे कि इस पोर्टल को पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तकनीकी सहयोग परियोजना जैव विविधता और जलवायु संरक्षण के लिए वेटलैंड्स प्रबंधन परियोजना के तहत ड्यूस गेसेलशाफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसा मेनर बीट GmbH के साथ भागीदारी में विकसित किया गया है, ठीक है। यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल के तहत पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। हिमालय पार का क्षेत्र दुनिया भर के लिए संभावनाओं से भरपूर खगोलीय स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। हिमालय पार का क्षेत्र क्या है इसमें भाई, तो देख लेते हैं। भारतीय खगोलीय वेधशाला लद्दाख में, लेह के निकट हानले में इसे है, हानले में ही ना, दुनिया भर में संभावनाओं से भरपूर वेधशाला स्थल बन रही है। हानले स्थल जो चिली के अटाकामा रेगिस्तान जितना ही शुष्क है, याद रखना उसके जितना शुष्क है, और देव स्थल से कहीं ज़्यादा सूखा है। वहाँ वर्ष में 270 रातें बहुत साफ होती हैं। वही स्थान इंफ्रारेड और सब ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी के लिए सर्वथा उपयुक्त उचित भी है। इसका कारण यह है कि यहाँ वाष्प में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संकेत जल्दी घुल जाते हैं और उनकी शक्ति भी कम हो जाती है। भैया स्टेटमेंट के रूप में याद रखना है, ठीक है। आवश्यकता क्या है भाई, आवश्यकता ये है कि खगोल विज्ञानी लगातार दुनिया में ऐसे आदर्श स्थान की तलाश में थे जहां वे अपनी अगली विशाल दूरबीन लगा सकें, जो कई वर्षों के जमा किए हुए स्थानीय मौसमी आंकड़ों के आधार पर लगाई जाए। अन्य आशाजनक साइटें नैनीताल में देव स्थल है, लद्दाख में मेराक वेधशाला, चीन में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में अली वेधशाला है, दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीकी बड़े टेलीस्कोप, मेक्सिको में राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला है, टोक्यो विश्वविद्यालय अटाकामा वेधशाला है और चिली में पैरानल है, ठीक है। ये अन्य आशाजनक साइटें हैं लद्दाख के अलावा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अटल कायाकल्प शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 अमृत का शुभारंभ हुआ। अमृत का पूरा नाम ने याद रखना भाई, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन दोनों के तहत क्या होगा कि सभी शहरों को कचरा मुक्त और सुरक्षित बनाने की आकांक्षा को सरकार के लिए तैयार किया गया है, ठीक।
ये प्रमुख मिशन जो है सतत विकास लक्ष्य 2030 की उपलब्धि में योगदान करने में मददगार भी होंगे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 क्या है? सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने, अमृत के अंतर्गत आने वाले शहरों के अलावा अन्य सभी शहरों में धूसर काले पानी प्रबंधन को सुनिश्चित करने सभी शहरी स्थानीय निकायों को ODF प्लस और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले को ODF प्लस प्लस के रूप में तैयार करने की परिकल्पना करता है, जिससे शहरी क्षेत्रों में क्या होगा, सुरक्षित स्वच्छता के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है 2.0 का परिव्यय 1.41 लाख 1.41 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, अमृत के लिए भाई देख लेते हैं, अमृत 2.0 क्या है भाई, इसके बारे में देखेंगे तो इसका लक्ष्य है 2.64 करोड़ सीवर सेप्टेज कनेक्शन प्रदान करके लगभग 2.68 करोड़ नल कनेक्शन और 500 अमृत शहरों में सीवरेज सेप्टेज का 100% कवरेज करते हुए लगभग 4700 शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पेयजल की आपूर्ति का 100% कवरेज प्रदान करना है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को अपनाएगा। ये सतह और भूजल निकायों के संरक्षण कायाकल्प को बढ़ावा देगा। शहरों के बीच प्रगतिशील प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए पेयजल सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। अमृत 2.0 के लिए जो पैसा दिया गया वो है 2.87 लाख करोड़ रुपए। नोट के रूप में याद रखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जयपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखी है। तो कहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखी गई? जयपुर में। ठीक है, जन योजना अभियान 2021 और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड क्या है ये भी देख लेते हैं। तो केंद्रीय पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने जन योजना अभियान 2021 सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। ठीक है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए योजनाओं की तैयारी को जन योजना अभियान 21 पर एक बुकलेट और ग्रामोदय संकल्प मैगजीन के 10वें संस्करण का विमोचन भी किया इन्होंने। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं कि 2 अक्टूबर 2021 से सभी राज्यों में जन योजना अभियान शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 2021 तारीख याद रखना। देश भर में 31.65 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें से 14.53 लाख महिलाएं हैं। 2020 में 2.56 लाख पंचायतों ने अपने ग्राम पंचायत विकास योजना को GPDP पोर्टल पर अपलोड किया था। ठीक है, वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बैठक के जरिए अधिकतम भागीदारी बढ़ाने में मदद करेगा। पंचायत विकास योजना का उद्देश्य क्या है कि प्रभावी ग्राम सभा में DNRLM के तहत पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना है। ठीक है, कोविड-19 राहत क्या भाई देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने क्या किया है कि कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि सहायता के रूप में 50,000 रुपये प्रत्येक के भुगतान की सिफारिश की है। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? इसमें वे लोग शामिल होंगे जिन्होंने राहत कार्य तैयारियों की गतिविधियों में शामिल होने के दौरान वायरस के कारण दम तोड़ दिया। केंद्र ने 23 राज्यों के राज्य आपदा राहत कोष में केंद्रीय हिस्से की 7,274.40 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी करने को मंजूरी भी दे दी। फिर 5 राज्यों को 1599.20 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त की अग्रिम राशि जारी की गई। यह पैसा राज्य आपदा राहत कोष से राज्यों द्वारा मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट पहल, इंडिया एक्सपोर्ट 2021 पोर्टल, ये क्या भाई? MSME नाम याद रखना। MSME मंत्री हैं नारायण राणे। इन्होंने इंडिया एक्सपोर्ट पहल और इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल ऑफ इंडिया SME फोरम का उद्घाटन किया भाई। यह पहल एक इन्फो पोर्टल है, याद रखना। भारतीय MSME द्वारा निर्यात किए जाने हेतु ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करता है, जिसमें संभावित बाजारों के साथ साथ निर्यात से जुड़ी प्रक्रियाओं, अन्य आवश्यक जानकारी के साथ साथ 456 टैरिफ लाइनों की निर्यात क्षमता संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का पहला एरियल सीडिंग अभियान हरा भरा, ये क्या है?
सीड कॉप्टर ड्रोन का उपयोग करते हुए तेलंगाना में भारत का पहला हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान शुरू हुआ है। कहाँ पे? तेलंगाना में भाई। सीड कॉप्टर क्या है? मारो ड्रोन द्वारा विकसित एक ड्रोन है जो तेजी से और स्केलेबल वनीकरण के लिए एक एरियल सीडिंग समाधान है। इसमें क्या होगा कि क्षेत्र को हरा बनाने के लिए संकीर्ण बंजर खाली वन भूमि पर ड्रोन का उपयोग करके सीड बॉल्स का छिड़काव होगा। संबंधित भारतीय पहल देख लें तो भाई राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, कैंपा फंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए चाचा चौधरी को शुभंकर घोषित किया गया भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, बचपन में हम सब कार्टून पढ़ते थे ना, किताब आती थी एक में, है ना, कॉमिक्स वाली, चाचा चौधरी और साबू, तो वही है चाचा चौधरी। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, ये कौन है? ये एक हास्य पुस्तक चरित्र है भारतीय। ठीक है, जिसे 1971 में कार्टूनिस्ट है प्राण कुमार शर्मा, नाम याद रखना किसने बनाया था, प्राण कुमार शर्मा ने बनाया था इसे। ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम देखें तो एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण संरक्षण कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, डिजी सक्षम डिजिटल कौशल कार्यक्रम, श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका शुभारंभ किया। ठीक है, यह कार्यक्रम जो है श्रम रोजगार मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की संयुक्त पहल, भैया याद रखना, श्रम रोजगार मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की पहल है। यह संयुक्त पहल ग्रामीण अर्धशहरी क्षेत्रों के युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का विस्तार है ये। ठीक है, इसके बारे में देख लें तो पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ अग्रिम कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। नौकरी तलाश करने में राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल वंचित समुदायों से संबंधित अर्धशहरी क्षेत्रों के नौकरी चाहने वालों को प्राथमिकता देती है, जिनमें वे लोग भी शामिल जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी गंवा दी है। इसमें 3 तरह का प्रशिक्षण होगा भाई, डिजिटल कौशल, अपनी गति से सीखने, व्हील्ड मोड प्रशिक्षण, वर्चुअल इंस्ट्रक्टर के नेतृत्व में, ILT मोड प्रशिक्षण जो कि प्रशिक्षण के नेतृत्व में रहेगा। ठीक, इसे आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया द्वारा क्षेत्र में लागू किया जाएगा। किसके द्वारा लागू किया जाएगा? हम याद रखना, आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया के द्वारा। युवा रोजगार के लिए अन्य पहले भाई कौन कौन सी है? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, मनरेगा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 है, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। सीनियर एबल्ड सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी पोर्टल है, सेक्रेट जिसको बोलते हैं। ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया, पहली बात तो याद रखनी है। उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ, सुखी, सशक्त, सम्मानजनक, आत्मनिर्भर जीवन जीने का तरीका सुनिश्चित करना है भाई। रोजगार की चाहत रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों, रोजगार प्रदाताओं को एक मंच पर लाने के लिए IT पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का अनुदान के साथ साथ इसका रखरखाव करने के लिए 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। आवश्यकता क्या है? भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी में लगातार वृद्धि हो रही भाई। इस समय 51 में जो 1.98 करोड़ थी जनसंख्या वृद्धों की, वो 2001 में 7.6 करोड़ हुई और 11 में हो गए 10.38 करोड़। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपी गई भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट जो 2011 से 36 वाली दी गई है। ठीक है, इसके अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या को नीचे दिए गए विवरण देख लेते भाई क्या है। देखिए, इस समय 2011 में कितना 10.38 करोड़ है, प्रतिशत है 8.66। 21 में ये हो जाएगा 13.76 करोड़ जो कि परसेंटेज इतना बनेगा 10.1%। फिर 2026 में 16.28 करोड़, प्रतिशत है 11.4 का।
2031 में 19.34 करोड़ 13.1% होगा, लेकिन 2036 में ये 22.74 करोड़ हो जाएगा, जो कि परसेंटेज होगा कुल जनसंख्या में 14.9। ठीक है, आगे देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया लैसी की रिपोर्ट 2020 के अनुसार 50% से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिक सक्रिय रहते हैं। हालिया पहल क्या क्या है? एयरलाइन वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 14-14567। सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्गों की देखभाल उत्पादों की सेवाओं की वन स्टॉप एक्सेस है। ठीक है, तो ये कुछ पहल रही हैं। अब देखेंगे वैश्विक न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज। ठीक है, इसमें क्या क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा का आयोजन हुआ भाई। ठीक है, 18 से 21 अक्टूबर के बीच में हुआ है, ध्यान रखना। अध्यक्षता भारत सरकार के विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और आईएसएस सभा के अध्यक्ष जो हैं आर.के. सिंह, नाम याद रखना कौन है, आईएसएस सभा के अध्यक्ष। ठीक है, इन्होंने किया है। चौथी विधानसभा की प्रमुख पहल क्या रही? OSOWOG वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल का संचालन हुआ। 2030 के लिए $1 ट्रिलियन सौर निवेश रोडमैप, मिश्रित वित्तीय जोखिम शमन सुविधा का अनुमोदन, सोलर पीवी पैनलों और बैटरी उपयोग अपशिष्ट का प्रबंधन, सोलर हाइड्रोजन कार्यक्रम। ठीक है, इसके बारे में देख लें क्या है गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा क्या भाई? तो यह आईएसए की सर्वोच्च निर्णय लेने संस्था है जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, यह निकाय आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते कार्यान्वयन से संबंधित निर्णय लेता है और इसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समन्वित कार्रवाई भी करता है। आईएसए क्या है? यह भारत द्वारा शुरू किए गए 124 देशों का एक मंच है। मुख्यालय गुरुग्राम में है, याद रखना, पिछली वाली वीडियो में बताए हैं। 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुई। महानिदेशक हैं अजय माथुर हैं। ठीक है, चलिए 2021 ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट आई है। इससे पता चला है कि कोविड-19 ने बाल यौन शोषण ऑनलाइन दुर्व्यवहार में महत्वपूर्ण वृद्धि में योगदान दिया था, कोविड-19। ठीक है, यह रिपोर्ट वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस द्वारा लॉन्च किया गया। नाम याद रखना कि किसने लॉन्च किया है इसको। ठीक है, चलिए प्रमुख बिंदु के रूप में देख लें भाई। वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस 200 से अधिक सदस्यों के एक वैश्विक आंदोलन है भाई, जिसमें 98 सरकारें, 50 से अधिक निजी कंपनियां शामिल हैं और जो ज़्यादातर तकनीकी फर्म हैं, और 60 से अधिक नागरिक समाज संगठन चैरिटी इसमें शामिल है। निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष है भाई कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खतरे के पैमाने और दायरे का विवरण दिया गया। उद्देश्य है बच्चों के लिए जोखिम को कम करने और ऐसा होने से पहले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए इस मुद्दे पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। और बच्चों की स्वनिर्मित यौन सामग्री में वृद्धि एक और प्रवृत्ति है जो इंटरनेट वॉच फाउंडेशन के साथ मौजूदा प्रतिक्रिया को चुनौती देती है, जिसमें 2019 से 20 तक बच्चे की स्वनिर्मित यौन सामग्री में 77% की वृद्धि भी देखी गई है। ठीक है, इसके लिए कुछ भारतीय पहल की गई। बाल यौन शोषण को रोकने के लिए कुछ भारतीय पहल है, उनके बारे में देखें तो किशोर न्याय अधिनियम, देखभाल संरक्षण अधिनियम 2000, बाल शोषण रोकथाम जांच इकाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ऑपरेशन मुस्कान, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 2016। ठीक है, फिर दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी दक्षिण कोरिया का है, पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है। ठीक है, याद रखना गोहेंग में नारो स्पेस सेंटर से अपना पहला स्वदेशी नूरी लॉन्च किया है। कहाँ से? गोहेंग में नारो स्पेस सेंटर से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नूरी क्या भी? नूरी देश का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है जिसे पूरी तरह घरेलू तकनीक से बनाया गया। 1.5 टन पेलोड को पृथ्वी से 600 से 800 किलोमीटर ऊपर कक्षा में पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। दक्षिण कोरिया ने इससे पहले 2013 में नारो है। ठीक है, 2013 में नारो स्पेसपोर्ट से एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान लॉन्च किया था जो मुख्य रूप से रूसी तकनीक से निर्मित 2 चरणों वाला रॉकेट था।
ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। G7 डिजिटल व्यापार सिद्धांत क्या है ये भाई? किस G7 देशों ने सीमा पारी डाटा उपयोग डिजिटल व्यापार को नियंत्रित करने के लिए डिजिटल व्यापार सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की। इसकी बैठक कहाँ हुई भैया? लंदन में हुई है, याद रखना, ठीक है। वो सब मतलब बाधाएं जो होती ना, उनको दूर करने का पहला कदम होगा ये, ठीक है, व्यापार में, ठीक है। G7 के बारे में देख लेते हैं, मुख्य बिंदु नहीं लेकिन ये जरूरी इसके बारे में। 1975 में स्थापित हुआ। इसके 7 सदस्य हैं। यूके है, यूएसए है, जापान है, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इटली इसके सदस्य हैं, ठीक है, G7 के। चीन ने नया भूमि सीमा कानून पारित किया भाई, ठीक है, याद रखना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए ये देखो, चीन सीमा विवाद देख लेते हैं। चीन की 14 देशों के साथ 22,000 किलोमीटर लंबी सीमा है और भारत की कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। भारत भूटान 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन की को अभी सीमा समझौतों को अंतिम रूप देना है, जबकि बीजिंग ने 12 अन्य पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद सुलझाए हैं अभी तक। भारत चीन सीमा विवाद वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ 3488 किलोमीटर, चीन भूटान विवाद 400 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। 14 अक्टूबर को चीन भूटान ने सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए 3 चरणीय रोड मैप को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम स्थापित कर रहे हैं भाई। केंद्रीय विदेश मंत्री हमारे हैं एस जयशंकर और इजराइल के विदेश मंत्री ईयर तो चतुर्भुज क्वाड बैठक के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री हैं शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और अमेरिकी विदेश मंत्री हैं एंथनी ब्लिंकन। इन्होंने क्या किया है? आर्थिक सहयोग फोरम स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की इन चारों ने, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, ये अब्राहम समझौता भी एक है। क्या है ये अब्राहम समझौता? अब्राहम समझौता भैया याद रखना, यूएई और इजराइल के बीच में संबंधों को सामान्य करने के लिए 2020 में इजराइल, यूएई और अमेरिका द्वारा अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। कब? अगस्त 2020 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी, नाम है फ्यूचर टेक 2021। क्या ये? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित डिजिटल प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 के उद्घाटन किया है इन्होंने वर्चुअल तरीके से, ठीक है। इसका आयोजन 19 से 27 अक्टूबर तक के बीच में हुआ है, ठीक है। प्रमुख बिंदु देख लें भाई। भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहन तकनीक हम सब भरोसा कर सकते हैं विषय रहा है, ठीक है। भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहक तकनीक हम सब भरोसा कर सकते हैं विषय है। इसके 5 विषय कौन कौन से? रणनीति, विकास, लचीलापन, समावेशता, विश्वास पर आधारित है। CII क्या? भारतीय उद्योग परिसंघ क्या भाई? यह एक गैर सरकारी व्यापार संघ वकालत समूह है जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। स्थापना हुई 1895 में। CII वैश्विक क्षेत्रीय उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को संलग्न करता है। यह एक सदस्यता आधारित संगठन भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। नासा ने लूसी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। बृहस्पति के ट्रोजन उपग्रहों का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष यान होगा ये, ठीक है। तो भैया लूसी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है नासा ने, किसके लिए? बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, जो कि पहला अंतरिक्ष यान होगा ये, ठीक है। याद रखना इसका। इसके बारे में देख लेते हैं, कुछ देखना नहीं विशेष, ठीक है, इतना ही याद रखना बस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया 2021 की 6वीं मंत्रिस्तरीय बैठक हुई है। विदेश मंत्री हमारे हैं एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में इसकी बैठक हुई है, ठीक है। 6वीं मंत्रिस्तरीय बैठक को उन्होंने संबोधित किया, ठीक है। एस जयशंकर ने कहा कि भारत का अंतर्राष्ट्रीयवाद वसुधैव कुटुंबकम भारत की वैक्सीन मैत्री पहल का चालक है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 में बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले तालिबान शासन के महत्व को रेखांकित भी किया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर भारत ने चीन के सामने विरोध जताया क्योंकि इसे पाक अधिकृत कश्मीर तक विस्तृत किया जा रहा है। फिर CICA क्या है भाई? एशिया में सुरक्षा शांति स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। सदस्यता इसकी देखें तो 27 सदस्य राज्य हैं, 9 पर्यवेक्षक राज्य हैं, 5 पर्यवेक्षक संगठन है। सचिवालय नूर सुल्तान कजाकिस्तान में है। स्थापना 14 सितंबर 1999 को हुई थी। जर्मनी ने विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है। चालक रहित ट्रेन का अनावरण किसने किया है? तो आपको पता होना चाहिए, जर्मनी ने किया है भाई। क्या है इसमें? जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूश बॉन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने हैम्बर्ग शहर में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है। तो इसमें क्या है भाई? ऐसी 4 ट्रेनें उत्तरी शहर के एस-बान रैपिड शहरी रेल नेटवर्क में शामिल होंगी और मौजूदा रेल बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए दिसंबर 2021 से यात्रियों को ले जाना शुरू कर देंगी। ठीक है। परियोजना क्या है कि जिसे सीमेंस और ड्यूश बान ने विश्व प्रथम कहा, हैम्बर्ग की तीव्र शहरी रेल प्रणाली के 60 मिलियन यूरो के आधुनिकीकरण का ये हिस्सा भी है। ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में याद रखेंगे हम इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे इसमें क्या है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पर G20 विशेष शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो पहले शुरू में ही हम बात कर चुके थे पहली वीडियो में। ठीक है, भारत प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन HAC में शामिल हुआ है। हाल ही में भारत आधिकारिक तौर पर प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया। इसमें शामिल होने वाला ब्रिक्स में से पहला है। अभी भारत पहला देश है ब्रिक्स समूह का पहला देश है। ठीक है भाई, चलिए इसके बारे में देख लेते क्या है। प्रमुख बिंदु देखें तो प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन जो है 2019 में कोस्टा रिका, फ्रांस, ब्रिटेन द्वारा शुरू किया गया। कोस्टा रिका, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा। यह एक अंतर सरकारी समूह है जिसका सह अध्यक्षता फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा और ब्रिटेन द्वारा महासागर के सह अध्यक्ष के रूप में की जाती है। इसमें 70 से अधिक देशों का एक समूह है जो 30x30 मतलब 2030 तक विश्व की भूमि महासागर का 30% की रक्षा के लिए वैश्विक लक्ष्य को अपनाने को प्रोत्साहित करता है। तो भाई याद रखना 30x30 क्या है। ठीक है, WHO ने पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की। WHO ने क्या नाम क्या है टीके का? RTS-S/ASO1 मॉस्क्विरिक्स नाम याद रखना भैया। ठीक है, ये पहला और अब तक का वैक्सीन है जिसमें छोटे अफ्रीकी बच्चों पर किए गए परीक्षणों में मलेरिया जानलेवा गंभीर मलेरिया को कम करने की क्षमता दिखाई गई। वैक्सीन को ब्रिटिश दवा निर्माता ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा विकसित किया गया है। मलेरिया के बारे में देख लें। मलेरिया जानलेवा बीमारी होती है, परजीवी के कारण होती है भैया। संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से लोगों में फैलती है, रोकथाम योग्य और इलाज योग्य है। 2019 में दुनिया भर में मलेरिया के अनुमानित 229 मिलियन मामले थे। 2019 में उस वक्त मलेरिया से जो मौतें हुई उनकी संख्या रही 4,09,000। ठीक है, इसकी WHO के अनुसार 2019 में भारत में 2000 में लगभग 20 मिलियन मामलों की तुलना में मलेरिया के अनुमानित 5.6 मिलियन मामले। ठीक है, ये रहा इसका फायदा। सेशल्स का टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम भारत के साथ साझेदारी में शुरू हुआ है। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स किसने? सेशल्स। ठीक है, 4 अक्टूबर को कार्यक्रम शुरू हुआ। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD की संयुक्त पहल है। याद रखना भाई, TIWB क्या है? UNDP और OECD की संयुक्त पहल है। भारत को सहयोगी प्रशासक के रूप में चुना गया। भारत ने इस कार्यक्रम के टैक्स विशेषज्ञ प्रदान किए हैं।
कार्यक्रम का जो फोकस होगा वो पर्यटन, वित्तीय सेवा क्षेत्रों के स्थानांतरण, मूल्य निर्धारण मामलों पर रहेगा। यह छठा TIWB कार्यक्रम है जिसे भारत ने टैक्स विशेषज्ञ प्रदान करके अपना समर्थन दिया है। छठा, यार ठीक है। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर क्या है भाई? विकासशील देशों की ऑडिटिंग क्षमता दुनिया भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुपालन को मजबूत करने के लिए जुलाई 2015 में शुरू हुआ है। TIWB अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन के विकासशील देशों में योग्य विशेषज्ञों को नियुक्त करता है ताकि ऑडिट और आपराधिक कर जांच में कर क्षमता का निर्माण किया जा सके। ठीक है। पेंडोरा पेपर्स लीक मामला है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स ने अपने पास 200 से अधिक देशों और इलाकों के धनी अभिजात वर्ग के लोगों के विदेशों में छुपे रहस्यों को उजागर करने वाले 2.94 टेराबाइट डेटा के आंकड़ों के होने का दावा किया है। पेंडोरा पेपर्स 14 वैश्विक कॉर्पोरेट सेवा फर्मों की 11.9 मिलियन लीक फाइलें। पेंडोरा क्या है याद रखना भाई। पेंडोरा पेपर्स में कम से कम 380 भारतीय नाम हैं जिनमें 60 प्रमुख व्यक्ति और कंपनियां भी शामिल हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई। यह खोजबीन क्या है? कम या बिना कर वाले क्षेत्राधिकार नकली कंपनियों, ट्रस्टों, फाउंडेशनों, अन्य संस्थाओं को सूचीबद्ध कराने की चाहत रखने वाले धनी व्यक्तियों, निगमों को पेशेवर सेवाएं प्रदान करने वाले 14 अपतटीय सेवा प्रदाताओं के गोपनीय रिकॉर्ड के लीक होने पर आधारित है। ठीक है। पेंडोरा पेपर्स के नाम से मीडिया में आने वाले पेंडोरा पेपर्स रहस्य उद्घाटन से जुड़े मामलों की जांच की निगरानी CBDT के अध्यक्ष के नेतृत्व में विधि एजेंसियों वाले एक समूह के जरिए की जाएगी। पहले इस तरह के लीक जो हैं पनामा पेपर्स रहे हैं भैया, पैराडाइज पेपर्स रहे हैं, नाम याद रखना। सरकार की अन्य पहल देखें। विधायी कार्यवाही में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, काला धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति और कर अधिरोपण अधिनियम 2015, बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016, केंद्रीय माल सेवा कर अधिनियम 2017, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ये सारे मामले इसमें और भी पहले हैं। ठीक है। लैंडसैट 9 क्या है भाई? लैंडसैट 9 क्या है? तो नासा ने एटलस V401 लॉन्च वाहन पर वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3E से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसैट लॉन्च किया है। 9 लैंडसैट नासा और US जियोलॉजिकल सर्वे के संयुक्त मिशन है भाई। लैंडसैट 9 एक उन्नत उपग्रह है जो श्रृंखला में 9वां है। कक्षा से प्रमुख प्राकृतिक आर्थिक संसाधनों की निगरानी करेगा। फिलहाल नासा लैंडसैट 7 और लैंडसैट 8 का संचालन अभी कर रहा है। ठीक है। याद रखना कि नासा ने पहली बार 1972 में पृथ्वी संसाधन प्रौद्योगिकी उपग्रह ERTS के नाम से लैंडसैट लॉन्च किया था। कब? 1972, जिसने ग्रह की 8 मिलियन छवियों को अभी तक कैप्चर कर रखा है। ठीक है। तो अब एनवायरनमेंट से भी संबंधित हैं करंट। ओके, एनवायरनमेंट से संबंधित न्यूज देख लेते हैं। शुष्क क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से शुष्क क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण का उद्घाटन किया। तो किसने किसने किया? नाम याद रखना है। केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय और CSIR NGRI राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ने जल भृत मानचित्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों के 3.88 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाले हिस्सों में उन्नत हेलीबोर्न भूभौतिकी सर्वेक्षण और अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों का उपयोग करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। हेलीबोर्न सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है कि हेलीबोर्न भूभौतिकीय अध्ययनों का उपयोग करते हुए हाई रेजोल्यूशन जलभूत मानचित्रण का संचालन करता है। परिणाम क्या होगा कि आर्टिफिशियल प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण के माध्यम से भूजल निकासी और जल संरक्षण के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन भी होगा। यह सर्वे 2 चरणों में किया जाएगा। याद रखना भाई। चरण 1 क्या है? चरण 1 भाई कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में 1.01 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, और चरण 2 में 2.87 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर होगा। ठीक है। अंटार्कटिक संधि के पर्यावरणगत सुरक्षा पर प्रोटोकॉल, मैड्रिड प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया है भाई।
मैड्रिड सम्मेलन क्या है? तो याद रखना अंटार्कटिक संधि के पर्यावरणगत सुरक्षा पर प्रोटोकॉल है। 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंटार्कटिक संधि के पर्यावरणगत सुरक्षा पर प्रोटोकॉल मैड्रिड पर हस्ताक्षर की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को इन्होंने संबोधित किया है। मेजबानी किसने की है? तो स्पेन ने की है भाई, याद रखना। ये है क्या आखिरकार? भारत ने 19 अगस्त 1983 को अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए और उसके तुरंत बाद 12 सितंबर 1983 को परामर्शदात्री का दर्जा भी प्राप्त किया। अंटार्कटिक संधि के पर्यावरणगत सुरक्षा पर प्रोटोकॉल पर 4 जून 1991 को मैड्रिड में हस्ताक्षर हुए हैं। मैड्रिड प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर किया, जो 14 जनवरी 98 से प्रभावी हुआ। भारत में 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं। अंटार्कटिक के सिरमाकर भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं। एक तो अंटार्कटिक के सिरमाकर हिल्स में मैत्री, जो कि 89 में कमीशन किया गया, और दूसरा है लार्समैन हिल्स में भारती। ये भी याद रखना, कहाँ कहाँ है भैया? सिरमाकर और लार्समैन, मैत्री और भारती। ठीक है। अंटार्कटिक के स्वालबर्ड के एनवाईएलसुंड में हिमाद्री केंद्र के साथ भारत अब उन कुछ प्रमुख देशों के समूह में शामिल हो गया जिनके पास ध्रुवीय क्षेत्रों के भीतर कई अनुसंधान केंद्र हैं। ठीक है। अब अगली वीडियो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना, 40 मिनट की हो गई है। तो ये अब यहाँ हम देखेंगे इकोनॉमिक्स की वीडियो, इकोनॉमिक्स जो बच्चे हैं चैप्टर्स, अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है। और ये इसके भी लास्ट में करीब 120-130 प्रश्न हैं, उनकी भी एक वीडियो बनेगी। तो भैया वीडियो इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, और PDF दे देंगे, उनको ध्यान से पढ़िए भी। ठीक है। तो आपकी परीक्षा में बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा इसका। वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।